अरे क्या सवाल पूछ डाला आपने। स्ट्रेस भी था दैट मैं पंकज सर के साथ परफॉर्म करने जा रही हूँ। एवरी डे ऑफ सेट ही मेड मी फील लाइक ही इज माय बाबा नॉट पंकज कपूर। मुझे जो तालीम मेरे पिता से मिली वो थोड़ी लिबरल थी। एज इज़ जस्ट नंबर जैसे कहा जाता है कि ये उम्र हो गई, अब मुझे ये नहीं करना है या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आप तीनों से जानना चाहूँगा, राजेश जी आपसे, अंजनी आपसे, पंकज सर आपसे। कितना थकाने वाला होता है मीडिया इंटरव्यू? एक ही चीज़ को अनगिनत लोगों को अलग अलग तरीके से कहना है। अरे क्या सवाल पूछ डाला आपने। वेट कर रहे थे। है तो सही यार, थकाने वाली बात, ये तो सही कह रखा है आपने। मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरी समझ में ये भी आ रहा है जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है कि शायद आज की तारीख़ में इसकी इस तरह की ज़रूरत है, ताकि चूँकि यंगस्टर और दूसरे लोगों की तवज्जो बढ़ चुकी है। तरह तरह के वेब पोर्टल्स हैं, चैनल्स हैं, जिसके ऊपर हर एक का अपना अपना फेवरेट चैनल है, जैसा कि इन्होंने मुझे समझाया था। सो टू रीच आउट टू एवरीबडी, सब तक पहुंचा जा सके, उसके लिए शायद इतने सारे इंटरव्यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर मेरे मित्र जर्नलिज्म की दुनिया के इस बात से एतराज़ न करें कि सवालों की एक फ़हरिस्त बना ली जाए और वो सवाल कोई भी सब लोग मिल करके अगर कर लें एक ही बार में, तो जवाब सबके पास हो जाएंगे। वो अपने अपने चैनल पे अपनी तरह से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। मगर ये महज एक खुशफहमी है मेरी, ये कभी होने नहीं वाला। मैं ये भी जानता हूँ, क्योंकि शायद जो अभिनेता हैं और जो इस फील्ड में काम करते हैं, उनकी भी ख्वाहिश रहती है कि यार जितना ज़्यादा हम दिखें अलग अलग चैनल्स पे, जितनी ज़्यादा हमारी पॉपुलैरिटी पैदा हो उसके ज़रिए, वो हमारे लिए और हमारे आने वाले करियर के लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो एतराज़ होते हुए भी मैं इस रियलिटी को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करता हूँ और विद ऑल ह्यूमिलिटी कोशिश कर रहा हूँ टू बी इन स्टेप विद इट। और आज के यंगस्टर की कैपेबिलिटी और एबिलिटी तो नहीं है मेरे अंदर, मगर जितना भर है उतना भर मैं अपनी ऑडियंसेस के लिए, अपने जर्नलिज्म के मित्रों के लिए और जिस जिस चैनल के लिए वो लोग काम करते हैं उसके लिए हाजिर हूँ। मेरे लिए यह है कि जिस तरह से सवालों में एक नयापन ढूंढने के लिए जर्नलिस्ट की थकान होती है, वैसे ही जवाब देने में भी एक नयापन ढूंढना पड़ता है हर बार, कि इस बार वाले इंटरव्यू और बोलते बोलते अचानक लगता है कि ये शायद मैं कह चुका हूँ, ये घटना घट चुकी है। हाँ, इतनी ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज आप रिपीट मोड पे रहते हो। बट वही है कि समय की बात है, और ख़ास करके बिन्नी एंड फैमिली जैसी फिल्म भी को प्रमोशन की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि आप अपने क्या नया चीज़ ले करके आ रहे हैं और हम क्यों अलग हैं, ये कई बार आपको बातों से भी पता चलता है। एंड टू ड्रॉ पीपल टू थिएटर एंड मेक देम सिट एंड वॉच फिल्म, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नेसेसरी एंड नेसेसिटी ऑफ टुडेज़ टाइम। अदरवाइज़ हर तरह के इंटरव्यूज़ के लिए या हर तरह की चीज़ के लिए अपना एक कंज्यूमर बेस है। आपके चैनल के लाख लोग, वहाँ के चैनल के 2 लाख लोग, तो हम लोग कभी छोटा 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 इकट्ठा करके ही सागर बनाने की कोशिश में है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मैंने तो इस मोमेंट का सबसे ज्यादा वेट किया, तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। जब मैं व्हेन आई सॉ द ट्रेलर पंकज सर, तो मुझे ये एहसास हुआ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक अलग तरह की कोशिश है, लेकिन ये कोशिश हम कई बार देख चुके हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे लेके और भी फिल्में हिंदी सिनेमा में आई हैं और हमने देखी हैं। बीइंग द मोस्ट सीनियर इन दिस प्रोजेक्ट, क्या ख़ास है इस फिल्म को जो बाकी फिल्मों से अलग करेगा? क्योंकि हम इस तरह का, जब हम बोलते हैं कि बुज़ुर्गों की कहानी है, कि उनका एक नज़रिया है, उनकी एक सोच है, वो जिस दौर से आते हैं, हम अलग दौर से आते हैं, हम इंस्टाग्राम के दौर से आते हैं, वो ख़त किताबत और तार के दौर से आते हैं, जहाँ टेलीग्राम हुआ करता था, अगर कोई इंतकाल हो गया या कोई एक तार दिया जाता उस दौर से। तो क्या ख़ास है जो इस फिल्म को उन प्रोजेक्ट से अलग करता है जो इसी कॉन्सेप्ट के बिना पे बनी? 2 चीज़ें। पहली बात तो यह है कि मुझे याद नहीं पड़ता है कि मेरे लाइफ टाइम में मैंने कोई फिल्म देखी हो जो दादा और पोते की कहानी, पोती की पोती कहानी की पे कहानी। बेस्ड हो।
दादा और पोती की कहानी पे बेस्ड हो, पहली बात ये। दूसरी बात ये है, जिस किसी फिल्म में भी ग्रैंडफादर या ग्रैंड चाइल्ड की कहानी का पुट रहा है, वो महज एक छोटा सा पुट रहा है। बाकी कहानी जो होती है वो सारी या रोमांस के गिर्द घूमती है या दूसरे मुद्दों के गिर्द घूमती है। ये वाहिद ऐसी फिल्म है जिसमें पूरे परिवार की कहानी है, 3 जनरेशन्स की कहानी है और बाकायदगी से है। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि तीनों जनरेशन्स का रिप्रेजेंटेशन है। दादा पोती की कहानी पे एम्फेसिस है, ज़रूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेन या लार्जेस्ट गैप जो कम्युनिकेशन का है वो इन 2 जनरेशन्स के बीच में हो सकता है। लेकिन डायरेक्टर साहब ने और राइटर साहब ने कोशिश की है कि तीनों जनरेशन्स का रिप्रेजेंटेशन रहे। ऐसी फिल्म जिसमें तीनों जनरेशन्स का रिप्रेजेंटेशन इन अ वेरी रियलिस्टिक मैनर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे जो भी फिल्म देखेगा उसको महसूस होगा कि यार शायद ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ है या हो सकता है, या अरे मेरा फलाना दोस्त बता रहा था कि उसके साथ इस तरह का कुछ हुआ है। ऐसी रिलेटेबिलिटी जो है, विदाउट मेकिंग इट लार्जर देन लाइफ, मेकिंग इट रियल इन द स्पेस एंड येट एंटरटेनिंग। ये स्पेस के अंदर मतलब मैं नहीं ये कहता मैंने सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि ऐसा कोई होगा। तो उस तरह से ये अपने आप में एक यूनिक कहानी है, यूनिक एफर्ट है। बाकी यार जैसे वो शेक्सपियर साहब कह चुके हैं कि ना तो कुछ ऐसा है जो नया कहा जा सकता है, ना ऐसा है जो ना कहा गया हो। तो उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल डिराइव हो सकता है उसको कह करके या उसको ले करके संजय जी ने कहानी लिखी है, जिसका हम खुशकिस्मत लोग बैठे हैं यहाँ पे जो उसका हिस्सा है। अंजलि बहुत अच्छी लगी आप, और ये इट्स नॉट कि आप मैं और आप रूबरू हैं और मैं बैठा हूँ, आपका इंटरव्यू चल रहा है। आस्क एनीवन, यू आर अ स्टार मटेरियल, दिस इज व्हाट आई थिंक, यू नो। वाह, दिग्गज बैठे हैं, क्या बात है। वो नज़र आता है, यू नो, व्हेन यू सी समबडी ऑन यू नो ऑन स्क्रीन। इतने बड़े दिग्गज के साथ शुरुआत करना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सब दिग्गज ही मेरे रूबरू हैं। क्या सीखने का मौका मिला और क्या आपको इस बात का इल्म था कि पंकज सर इसका हिस्सा हैं? और वहाँ जब आप पंकज सर के साथ रूबरू, आप जब जाके कोई आके सीन देता है या कोई यू नो काम करता है, जर्नलिज्म में बहुत वक्त हो गया मेरे को, मतलब मकबूल के अब्बा से लेकर और अब ऑफिस से लेकर और यू नो चमेली की शादी में कद्दू कोयले और अनगिनत आई एम गेटिंग। मेरा फेवरेट नीम का पेड़, रूही का बोझ। अभी पंकज सर कह रहे थे कि वो पंकज सर का एक उसमें रूही के बोझ में एक सीन है जहाँ उनका पोता आके पंकज सर को कह रहा है कि अब चिल्ला के रामायण पढ़ रहे हैं, और पोता आ रहा है और पूछ रहा है, अरे दादाजी आप चिल्ला के क्यों पढ़। देयर सो मेनी यू नो काइंड ऑफ सिनेमा, द काइंड ऑफ वर्क वी हैव डन। आप नर्वस थे या जिम्मेदारी बढ़ गई थी कि ऐसे दिग्गज के साथ स्क्रीन शेयर करनी है? ऑनेस्टली इनिशियली नर्वस थी, वो स्ट्रेस भी था दैट मैं पंकज सर के साथ परफॉर्म करने जा रही हूँ, मेरे को इतना प्रिपेयर होना है, मैं सब करने की, कोई भूल चूक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो वो डेफिनेटली मन में था। जब अनटिल आई मेट हिम, हमारी जब पहली टेबल रीड हुई थी, मैं संजय सर एंड पंकज सर साथ में बैठे थे, हमने 2 लाइनें पढ़ी थी एंड सर ने बस मुझे देखा, सब तो आता है, छोड़ो कॉफी पीते हैं, ब्लैक कॉफी पीते हैं, ट्रीट्स ऑन मी, स्टारबक्स मंगाओ। सो ये मेरी पहली मीटिंग मुलाकात थी उनके साथ, तो उधर ही थोड़ा ईज आउट हो गए थे। एंड जैसे ही हम सेट पहुंच गए, जैसे हम सेट पहुंचे, मैं बिनी थी, पंकज सर बाबा थे, एंड ही वाज सो बाबा ऑन सेट। वो भूल ही गई थी मैं अपने माइंड में कि माय कोस्टार इज पंकज कपूर सर, वो मन में आया ही नहीं। आई यूज्ड टू जस्ट लुक एट हिम एंड दैट्स माय बाबा। सो आई थिंक उसमें थोड़ा काम डाउन हो गई थी, मैं काफ़ी ईज इन हो गई थी, एंड दैट्स अ वेरी बिग थैंक्स टू हिम। उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया, एंड एवरी डे ऑफ सेट ही मेड मी फील लाइक ही इज माय बाबा, नॉट पंकज कपूर सर। राजेश सर, आपसे पूछना चाहूँगा, आपने भी बहुत अलग बहुत सारा काम किया है और बहुत वैरायटी का। पंकज सर के साथ काम करने के लिए सबसे बड़ा जो जिन्होंने रिलैक्स किया था लंदन के शूटिंग में, वो सुप्रिया मैम थी, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू हर, आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ हर, बिकॉज आई वर्कड विथ हर। तो मैं उनके माध्यम से पंकज सर पे गया था कि बहुत ज़्यादा वैसा डांट वांट तो नहीं देते, कभी ऐसा हुआ कि भूल गया तो कुछ, तो उन्होंने बहुत तरीके से एक लाइन मुझे समझा दी थी जो बाद में मैंने पूरे उसमें ध्यान में रखा था। शी सेड दैट जस्ट बी अलर्ट विथ हिम, कि वो कुछ कर जाते हैं तो तुम रिएक्शन देने के लिए तैयार रहना।
तो मैंने अपना होमवर्क कर लिया था। थैंक्स टू सुप्रिया मैम कि वो वहाँ थी, तो उनसे थोड़ा सा मैंने गुफ्तगू में सिफारिश वहाँ से लगवा लिया था मैंने। Great advantage of doing homework, yeah. This is like partiality. You have to be alert with him. Yeah, You never know where the last shot will be, yeah, yeah. and if you're not prepared to listen to him what he is doing, you won't be able to react. Yeah, So ये you have to हवा be सा बना रहे हैं। हवा सा कुछ नहीं है सर, फैक्ट है आपके बारे हवा सा में। नहीं, अभी मैं हवा- सुन रहा था, वहाँ खड़ा हुआ था, आप इस बच्चे से मुखातिब थे, वो मैं अपनी मर्जी से रिहास कर रहा हूँ, हमारा पता मुझे सब नहीं, जब ऐसे ही है ना, you're just talking with them and you're saying, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। नहीं तो वो एक ईज़ मैंने अपने लिए क्रिएट किया था, बट उसके बाद डेफिनेटली बिकॉज एक तो कैरेक्टर इतना रिलेटेबल था ना कि कई बार ना, जैसे कोरोना में हम लोगों को क्या करना था, कुछ नहीं करना था राइट। तो इस फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी खूबसूरत थी कि इसमें हमें एक्चुअली कुछ नहीं करना था, वी जस्ट हैड टू लिव द पार्ट ऑफ इट एंड लिव द कैरेक्टर, एंड दैट इज़ वाई दैट फ्रेशनेस इज देयर। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या बदलाव आप देखते हैं? आप एक बहुत अलग तरह का बदलाव है सिनेमा की, जब मैं बात कर रहा हूँ OTT प्लेटफॉर्म आ गया, और मीडिया का भी ज़रूर पूछूंगा मैं इसमें कि एक दौर था कि जब बहुत चुनिंदा लोग मीडिया के पार्ट थे, और उस टाइम पे सिर्फ फ़ोटो खींचा करते थे, और प्रिंट मीडिया का दखल था, अखबारों में खबरें छपती थी, सेट पे आते थे और फ़ोटो खींची और लेके चले गए। जिस तरह से मीडिया का दखल चालू हुआ है, जिस तरह से फिल्म मेकिंग का तरीका बदला है, और कई बार आप देखें कि लोग बीइंग अ जर्नलिस्ट समवन गेट एग्रेसिव, और क्या होता है, एंटरटेनमेंट मीडिया और क्राइम और जनरल की जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दो मुख्तलिफ लोग हैं, जी, दो मुख्तलिफ बहुत अच्छी तरह बात के। कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, एंटरटेनमेंट मीडिया के जर्नलिस्ट, जैसे मैंने कहा, अब जब कोई एग्रेसिवली रिपोर्ट करता है, आई हैव सीन यस्टरडे व्हाट हैपेंड एट IC 814 ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रॉब्लम ये आती है जो एंटरटेनमेंट आर्टिस्ट हैं, वो हम सबको या हमारी पूरी जमात को उस कटघरे में लाके खड़ा कर देते हैं कि जी आपने ऐसा कहा, आपने फिल्म देखी, भाई मैंने फिल्म देखी, मैं जवाब दूंगा कि नहीं मैंने फिल्म देखी, और फिर उसके आगे मैं सवाल जवाब करूँगा। आप ये जो सब कुछ हो रहा है, उस पर आपका क्या रिएक्शन है, एंड व्हाट यू थिंक अबाउट वेयर द मीडिया इज गोइंग रॉन्ग? आई कैनॉट कॉमेंट ऑन मीडिया गोइंग रॉन्ग, क्योंकि मीडिया भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और बहुत अहम हिस्सा है, ख़ास तौर पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, और रिपोर्टिंग टू द सोसाइटी का जो ज़िम्मा है वो एक अलग लेवल की रिपोर्टिंग है, जो रोज़ सुबह आप अखबार में डिटेल पढ़ते हैं कि आज के दिन में पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, जिस भी तरह से वो रिपोर्ट की जाती है, वो हम सब लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा है। जैसे कि एक परिवार के सदस्य होते हैं, उसमें कुछ सदस्य आसानी से मान जाते हैं, कुछ सदस्य आसानी से नहीं मानते, लेकिन होते तो परिवार का हिस्सा ही है भाई। तो उन सब लोगों को संभालना आपकी जिम्मेदारी है, किसी को मना पटा के, किसी की नाराज़गी को दूर करके, किसी को समझा के, किसी को प्यार जता के। सो मेरे विचार में जैसे जैसे साइंस ईजाद होती जा रही है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, ये माध्यम ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, ज़्यादा आसान एक तरह से होता जा रहा है, ज़्यादा मुश्किल दूसरी तरह से होता जा रहा है। आसान किस तरह से कि कोई भी जर्नलिस्ट हो सकता है आज की तारीख में। मुश्किल किस तरह से कि अच्छा जर्नलिस्ट होना बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग उस लेवल तक ले जाना होता है जहाँ आप कंप्लीट न्यूट्रलिटी से सिचुएशन को देख करके उसकी रिपोर्टिंग करें। मगर हैविंग सेड दैट, क्या हम कंप्यूटर की ईजाद को रोक सकते हैं? क्या हम इंटरनेट को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। वो है, होगा, आगे चल के शायद 15 साल बाद, 20 साल बाद AI एक रियलिटी बन जाएगा, वो हमें उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। उसमें बतौर इंसान आप क्या चॉइसेस एक्सरसाइज करते हैं, वो आपके पास दिए हैं भगवान ने। वो कि यार मैं ऐसा काम करूं कि ऐसा काम करूं, ये करूं या ना करूं, उसके बेसिक्स तो बचपन से माँ बाप हमें सिखाते ही हैं कि बेटा अच्छी चीज़ों की तरफ जाना, ख़राब चीज़ों की तरफ मत जाना। अब आगे बढ़ के आपकी चॉइस है, आप किस चीज़ को सही समझते हैं, किस चीज़ को गलत समझते हैं। तो आई थिंक एक चीज़ जिसको हम सब लोग मानते हैं, जब एक ह्यूमन रेस का हिस्सा है, को एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपस में एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करें, उनके साथ जीने की कोशिश भी करें। उसमें हर तरह की चीज़ें होंगी,
जैसे मैंने अर्ज़ किया अभी कि एक परिवार के अंदर मुश्किल लोग भी होंगे, गुस्से वाले लोग भी होंगे, प्यार वाले लोग भी होंगे, लेकिन है तो परिवार, तो सबको संभालना होगा। तो उसी तरह से जो फैलाव जर्नलिज्म के अंदर हुआ है, उसी के साथ फैलाव क्यों हुआ? एक तरफ तो टेक्नोलॉजी आई, दूसरी तरफ जो सिनेमा या जिस फील्ड का हम हिस्सा हैं, या कह लीजिए इवन ख़बरें भी, उस पर डिपेंडेंट हो गई उस टेक्नोलॉजी की। तो उस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए सिर्फ 2-4 लोगों की ज़रूरत नहीं, हज़ारों, सैकड़ों, लाखों लोगों की ज़रूरत पड़ी। अब उसका इस्तेमाल हर एक आदमी अपनी तरह से कर लेता है। अब ये एडिटर पे है कि वो उनमें से क्या चीज़ें जो है उसको सिलेक्ट करके अपने यहाँ डालता है या रखता है। तो वो सेंस ऑफ चॉइस जो है ना, या डिस्क्रिमिनेशन जो है, वो इंसान के अपने पास भगवान ने दिया हुआ है। तो जिस भी फील्ड में आप हैं, आप बतौर इंसान खुद तय कर सकते हैं कि मैं ये चीज़ करना चाहूँगा और ये चीज़ नहीं करना चाहूँगा। मगर डेवलप हो रही चीज़ को, जो इजाद हो रही है, उसको हम में से कोई रोक नहीं पाएगा, पर सेंस ऑफ चॉइस एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, आखिरी 2 सवाल फिर मैं आपको फारिग करता हूँ। अब आप खुद भी दादा हैं, पिता हैं, आपका निजी तजुर्बा क्या आपने यूज़ किया है इस फिल्म में? क्या जो आपके खुद के निजी तजुर्बे रहे हैं अपने पोतों के साथ या पोती के साथ या अपने बेटे के साथ? देखिए, बात ये कि ये फिल्म की कहानी बड़ी मुख्तलिफ है, कैरेक्टर बहुत मुख्तलिफ है, मैं थोड़ा अलग तरह का इंसान हूँ। तो ज़्यादातर जैसे ये इंसान है उसमें मैं शायद वैसा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो तालीम मेरे पिता से मिली वो थोड़ी लिबरल थी, और मैंने भी आगे वैसा ही लिबरल एटीट्यूड अपने बच्चों के साथ रखा है। लेकिन जो अच्छी चीज़ जो उस दिन भी मैंने पॉइंट आउट की थी कि इसमें संजय जी ने जो कैरेक्टर लिखा है वो एक प्रोफेसर का कैरेक्टर, जिसमें मुझे अपने कहीं ना कहीं अपने पिता का कैरेक्टर या उनकी अच्छाई का जो हिस्सा था वो दिखाई देता है कि किसी भी उम्र में सीखने के लिए तैयार है और चीज़ों में पॉजिटिविटी देखो, जो भी हालात हो उन हालात के अंदर आप कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं और चीज़ों को पॉजिटिवली लेके इस उम्र में भी सीखने की ख्वाहिश आपके अंदर बरकरार रहनी चाहिए, तभी आप जिंदा हैं। अगर आपने ये तय कर लिया कि ये उम्र हो गई मेरी, एज इज जस्ट नंबर जैसे कहा जाता है कि ये उम्र हो गई, अब मुझे ये नहीं करना है या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप मुनासिब तौर पे कर रहे हैं तो आप आज की चीज़ जो इस दौर की चीज़ है उसको आप करेंगे, अगर अपनाएंगे तो आपका जो गैप यंगस्टर्स के साथ है वो बहुत जल्दी फिल हो जाएगा और आप उतने ही यूथफुल महसूस करेंगे। भले जिस्मानी तौर पे ना करें, आप अंदरूनी तौर पे, जहनी तौर पे आप ज़रूर यंग महसूस करेंगे और आज की पीढ़ी के साथ कदम मिला के चल पाएंगे और कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब दोनों से चाहूँगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से कि क्यों वो आए और इसका हिस्सा बने? जैसे सर ने पहले भी कहा कि दादा और पोती की कहानी कभी नहीं कहेगी, जितनी भी जी, क्या मैसेज देना चाहिए ऑडियंस से? व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ बिगिनिंग एंड फैमिली? आई थिंक वही है कि एक रेलिवेंट टॉपिक है जो जन्म जन्मांतर से चलता आया है और अगले कई जन्मों तक रहेगा, बट उस रेलिवेंस में भी एक नयापन है। ये एक पॉइंट दादा पोती की कहानी, ये तो अपने आप में एक नई है, फ्रेशनेस है, एंड द फिल्म इज़ अ कंप्लीट पैकेज फॉर अ फैमिली व्यूइंग, कि जहाँ पे वो कुछ अच्छी बातें ज़रूर लेके जा सकते हैं। एंड आई थिंक, आई मीन टू द ऑडियंस, निराशा जैसी कोई भी चीज़ इस फिल्म में नहीं है। आई कैन टेल यू, हर इमोशन को हमने टच किया है एंड एवरी इमोशन हैज़ बीन जस्टिफाइड। सो देयर विल बी समथिंग न्यू with the audience and there will be a question left with them when the film gets over, that they will undercurrent message and they will find that within themselves. आई थिंक ये फिल्म बहुत वार्म है, बहुत प्यार और ऑनेस्टी से बनी है, एंड आप जैसे ही मूवी ख़त्म करेंगे आपको लगेगा आपको एक जादू की झप्पी मिल गई है, तो आपको वो फीलिंग आएगी। एंड आई थिंक आपको देखना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एंड देन डिस्कस करना चाहिए कौन किसकी तरह है और क्या सुधार ला सकते हैं अपनी लाइफ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much. Thank you.